नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा। और जो मेरे साथी यहाँ पे फिटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्टर की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ पे निमी की पीडीएफ से वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले मैं सोल्व करवा चुका हूँ। ये सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ है, जिसमें 170 क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं। और आज 171 से लेकर जितने इसके अंदर बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो जो मेरे साथ यहाँ चैनल पे नए आए हैं वो चैनल के ऊपर जा करके फिटर प्लेलिस्ट के अंदर से फिटर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। ये पीडीएफ ही सोल्व करवा रखी है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बूस्ट है वो दे सकते हैं। इस पीडीएफ में क्या है कि काफ़ी सारे आंसर हैं वो गलत कर रखे हैं, तो आप गलत ना पढ़ें। मैंने यहाँ पे अपनी निमी की जो बुक है वहाँ से आंसर प्रत्येक को करेक्ट करके उसके बाद ही आपको यहाँ पे बताया गया है। इस पीडीएफ में खास तौर पे 120 के बाद के सारे क्वेश्चन गलत आंसर टिक कर रखे हैं ऑलमोस्ट। तो गलत पढ़ाई ना करें भाई, गलत करने से अच्छा है तो पढ़ाई ना करें, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग हो रहा है तो आप फंस सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन की भाषा को समझ के ही अपना आंसर करें। तो चलते हैं अपन, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करके जाना, और आप खुद भी अपने अपने आंसर साथ में करते जाना। आपको भी पता रहे कि आपकी कितनी तैयारी है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं गलत हुए हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाते समय आप ज़रूर बता करके जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 171 की। व्हाट इज़ द डीमेरिट फॉर द चेक? फॉर द चेक के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। डीमेरिट पूछी गई है, चार ऑप्शन है। जो आर रिवर्सिबल, जबड़े उलटने योग्य होते हैं। इरेगुलर शेप्स जो कैन बी होल्ड, अनियमित आकार की जो को पकड़ सकते हैं। हैवी कट्स कैन बी गिवन। ये दो ऑप्शन सेम है, काफ़ी सारे क्वेश्चन में ऐसा ही दे रखा है, दो ऑप्शन है वो सेम दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे वैसे डीमेरिट की जगह मेरिट देना चाहिए था। यहाँ पे सबसे अच्छी बात फॉर द चक के लिए ऑप्शन बी है हमारा। इरेगुलर जो शेप्स हैं इनको हम फॉर द चक के अंदर पकड़ सकते हैं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। किस प्रकार के रैक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं? ये आपको बताना है कि किस प्रकार के रैक कोण है वो टूल के पीछे की ओर सामने से ढलान बनाते रह ढलान बनती है। वो कौन सा कोण है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है। एंड रैक एंगल, साइड रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल, और चौथा ऑप्शन भी नेगेटिव रैक एंगल। ये तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी या डी, दोनों ही मान सकते हैं आप इसके अंदर, क्योंकि नेगेटिव रैक दोनों में दे रखा है। तो नेगेटिव रैक एंगल के सामने से जो ढलान है वो स्लोप है वो बनती है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 173। यदि फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं किया गया तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपको बताना है कि भाई फेसिंग करते समय हमने कैरेज को लॉक नहीं किया, कैरेज आगे पीछे खिसक सकता है, तो इससे जो हमारी जॉब है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट फेस, कन्वेक्स फेस, कनकेव फेस, और चौथा भी कनकेव फेस है। तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कन्वेक्स फेस है वो बन जाएगा। कनकेव फेस कब बनता है? जब हमारा टूल है उसको हम लूज छोड़ दें फेसिंग करते समय, उस समय हमारा कनकेव फेस बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप समझ के आंसर करके रखना भाई। एक सेकंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। तो किनारे पर से जो शार्पनेस है उसको ख़त्म करने के लिए हम किनारे के ऊपर क्या कर देते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ग्रूविंग, चैम्फरिंग और स्टेप टर्निंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो चैम्फरिंग होगा। किनारों को चैम्फर कर देते हैं जिससे जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 मिलीमीटर के ढलवालुआ रोड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें थी। काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट है। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। फाइंड आउट द स्पिंडल स्पीड, यानी कि आरपीएम आपसे पूछ रहा है इसके अंदर, और आपको कटिंग स्पीड दी गई है और आपको डायमीटर दिया गया है। तो आरपीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू कटिंग स्पीड कितनी है अपनी? 15 इंटू में 1000 अपॉन में डी की वैल्यू क्या है? 40 इंटू में पाई की वैल्यू, पाई रख देंगे यहाँ पे। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। 119.3 आरपीएम यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। इसका फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। v इंटू में 1000 अपॉन में जो ये डायमीटर है d इंटू में पाई, ठीक है। पाई डी नीचे लिख सकते हैं। ये हमारा आरपीएम निकालने का है। और अगर कटिंग स्पीड की मैं बात करूँ, अगर अपने को v निकालना हो, v इज इक्वल टू पाई डी
n अपॉन में 1000। जब आपसे अगर कटिंग स्पीड पूछी जाए तो ये फार्मूला रहता है। दोनों फार्मूला भाई आप याद करके रखना, ज़रूर आपको इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इस ऑपरेशन का नाम बताइए। तो देखिए शोल्डर काटा गया है जॉब के अंदर लेथ मशीन पे, स्क्वायर शोल्डर, फिलेटेड शोल्डर, बेवल्ड शोल्डर, या चौथा ऑप्शन बेवल्ड शोल्डर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, स्क्वायर शोल्डर यहाँ पे काटा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 177 का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कटिंग टूल का, कौन से कटिंग टूल का उपयोग करते हैं ये पूछा गया है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सॉलिड टूल्स, ब्रेज टूल्स, थ्रो अवे टाइप टूल्स, और चौथा भी यही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। यहाँ पे जो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रेज टूल है वो मास प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच गेज इज यूज टू कंपेयर द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड। थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का उपयोग हम करते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो गलत है। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था स्क्रू पिच गेज, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लेना भाई। चौथा ऑप्शन शायद यही हो, डबल ऑप्शन की वजह से ये गलत है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो स्क्रू पिच गेज हो जाएगा 178 के अंदर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 179 का, क्रस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं। जो चूड़ियों के अंदर ऊपर क्रस्ट होता है और नीचे रूट होता है, उसके बीच की जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी बार ये चीज़ बता चुके हैं। चार ऑप्शन है, लीड, फ्लैंक, पिच और डेप्थ। आपको बताना चारों में से सही क्या है। तो जो क्रस्ट और रूट के बीच की लाइन होती है उसको फ्लैंक कहते हैं भाई, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द ब्लैंक साइज फॉर एक्सटर्नल थ्रेड M16 इंटू 2.0। ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लैंक साइज निकालने का जो फॉर्मूला है वो है d माइनस पी अपॉन में 10। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। ये ब्लैंक साइज निकालने का फॉर्मूला है। तो d की वैल्यू क्या है हमारी 16 है, और p की वैल्यू क्या है, p मतलब पिच है, 2 अपॉन में 10 है, ठीक है। तो ये 0.2 हो जाएगा। इसको इसमें सॉरी माइनस है, यहाँ पे इंटू नहीं माइनस है, तो ये 0.2 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 15.8 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना भाई, ब्लैंक साइज का फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है आपसे थ्रेड का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, स्क्रू जैक में किस प्रकार की थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, वी थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड और चौथी नकल थ्रेड है। वैसे स्क्रू जैक के अंदर जो थ्रेड होती हैं वो स्क्वायर थ्रेड है, ठीक है। ये ऑप्शन में यहाँ पे होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर है वो स्क्वायर थ्रेड होगा। फिर भी अगर आपके सामने आपको वहाँ पेपर में देखने को इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए और आपको स्क्वायर थ्रेड ऑप्शन में नहीं है, तो वहाँ पर आप ये जो नकल थ्रेड है इनका आंसर में कर सकते हैं, या नकल थ्रेड ना मिले तो एक्मे थ्रेड को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्क्वायर थ्रेड के कैटेगरी में आती है। सॉरी, नकल थ्रेड आप नहीं करेंगे, बटरेस थ्रेड कर सकते हैं या एक्मे थ्रेड करेंगे। वैसे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो स्क्रू जैक में हमेशा स्क्वायर थ्रेड ही होती है, ठीक है। आपको ऑप्शन में ये जरूर देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। देखिए एक्स का ये मार्क कर रखा है यहाँ पे ये एक रोड है, इसको मार्क कर रखा है। ऊपर ये एक ये चीज़ है, दो चीज़ दिखाई गई हैं। पहला ऑप्शन है बेड, टेल स्टॉक, फीड शाफ्ट। फीड शाफ्ट चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो टेल स्टॉक अपना ये है, बेड अपना यहाँ पे ये दिया गया है, ये अपना वो है लीड स्क्रू है, और ये जो अपनी बच गई क्या बच गई, फीड शाफ्ट है। तो ऑप्शन सी और डी दोनों में सेम ही दे रखा है। फीड शाफ्ट इज द करेक्ट आंसर है, एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया पार्ट। मक्खी बैठी है क्या कहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द मैक्सिमम स्विवलिंग एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन द लेथ मशीन। खराद मशीन के कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है, कि जो कंपाउंड रेस्ट दिया रहता है ऊपर टॉप स्लाइड, उसको हम कितने डिग्री तक घुमा सकते हैं, ये पूछा गया है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, 90, 180, 220, 220। तो ये भी भाई आंसर चारों ही गलत है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 360 डिग्री होगा। मे भी फोर्थ ऑप्शन आपको 360 देखने को मिलता है, यहाँ पे गलत छपा हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लेना आप। जो सही आंसर है वो 360 डिग्री रहेगा, उसको 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट इज मेनली सपोर्टिंग द
लेंथी जॉब इन दी लेथ मशीन, कि लंबी जॉब को सहारा देने के लिए कौन सी चीज़ यूज में ली जाती है लेथ मशीन में। 4 ऑप्शन है, फेस प्लेट, स्टडी रेस्ट, डॉग कैरियर, और चौथा भी डॉग कैरियर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, स्टडी रेस्ट को हम लंबी जॉब को सहारा देने के लिए काम में लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 3 जबड़े चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखते हैं भाई क्या भाग चिन्हित कर रखा है यहाँ पे आपके सामने, ये रहा, इस भाग को यहाँ पे चिन्हित कर रखा है। तो 4 ऑप्शन है, बॉडी, बैक प्लेट, इंटरनल जा, इंटरनल जा। तो ये जो देखिए ऊपर की साइड यहाँ से अपन कैप्चर कर सकते हैं किसी इंटरनल डायमीटर को, तो ये क्या हो गए यहाँ पे इंटरनल जा हो गए। करेक्ट आंसर है हमारा सी या डी, कौन सा भी मान सकते हो, दोनों ही सेम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ 3 जा चक। डीमेरिट, वैसे जो पहला क्वेश्चन था हमारा डीमेरिट थी वो 4 जा चक की, उसको डीमेरिट नहीं हम मेरिट बोलेंगे, कि वो किसी भी शेप की चीज़ को पकड़ सकता है, वहाँ पे मेरिट लिखा होना चाहिए, डीमेरिट नहीं। उन 4 ऑप्शन में से डीमेरिट कोई भी नहीं थी उसकी, तो वो क्वेश्चन वैसे गलत है, लेकिन उस पर जो सुटेबल आंसर हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो डीमेरिट है यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, काम आसानी से निर्धारित किया जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जा आर अवेलेबल हैं, सटीकता कम होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी है वो कम होती है, उसको ट्रू चेक हम नहीं मान सकते हैं 3 जा चक को, ठीक है, ये इसकी डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है। अगला क्वेश्चन हमारा, पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन सा टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पे, कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, यानी कि जो पाउडर मेटलर्जी टेक्नोलॉजी है उससे हम कौन सा टूल है वो बनाते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए है, कार्बाइड के जो टूल है वो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 188 का, कि टूल का कौन सा ग्रूव में फंसने से, टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण मतलब टूटने के कारण से बचाता है, ये लिखना चाहिए था, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, प्रिवेंट यहाँ पे आया हुआ है, देखिए प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पे, साइड रैक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, और चौथा ऑप्शन भी साइड क्लियरेंस एंगल आपको दिया गया है। तो आपको सही आंसर है वो यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, साइड रिलीफ एंगल इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 189 का, यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाए तो क्या होगा भाई। देखिए अगर टूल को हम सेंटर में ना लगाएं जॉब की फेसिंग करते समय, जैसे कि ये कोई हमारी जॉब है और ये हमारा टूल है, मान लो ये सेंटर था, ये टूल है, यहाँ तक हमने सेट करके छोड़ दिया, अभी कटिंग कर रहे हैं, तो लास्ट तक कटिंग यहाँ से होकर चली जाएगी और जो इतना पोर्शन है वो बीच में बच जाएगा हमारा। तो क्या होगा, पीप लेफ्ट इन दी सेंटर। देखिए पहला है कन्वेक्स फेस, कॉनकेव फेस, ऊपर उभरा हुआ या अंदर धसा हुआ फेस तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे पीप लेफ्ट इन दी, केंद्र में पीप को छोड़ देता है, छोटी सी पीप छोड़ दी ना इसने, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काटने की गति की इकाई क्या है, कटिंग स्पीड की यूनिट क्या है आपको बताना है। तो कटिंग स्पीड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, mm सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी या डी हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट इज द करेक्ट आंसर है कटिंग स्पीड के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऑपरेशन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे बताना है, स्ट्रेट ग्रूव, वी ग्रूव, राउंड ग्रूव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए वी शेप में काट रखा है इसने, तो वी ग्रूव काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी से देख करके आप सारे ग्रूव बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 192 का, चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लैंक होता है चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच का भाग। अगला क्वेश्चन हमारा, डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है, यानी कि किसके सिद्धांत के ऊपर डायल टेस्ट इंडिकेटर काम करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्क्रू एंड नट, रैक और पिनियन। और रैक और पिनियन तो सभी को पता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है वो रैक और पिनियन के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम जो चूड़ियाँ उसका क्या मापते हैं भाई, यहाँ पे पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड, माइनर डाई ऑफ द स्क्रू थ्रेड, मेजर डाई ऑफ द स्क्रू थ्रेड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनर डाया हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट की दूरी हम मापते हैं, जो कि माइनर डाया होता है वो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 195 का, यहाँ पे किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर के द्वारा किया जाता है। तो स्पर गियर जो साधारण गियर है एकदम स्ट्रेट, उसके जो है टिथ्स हैं वो होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पैरेलल ट्रांसमिशन,
एंगुलर ट्रांसमिशन, इंटरसेक्टिंग ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। पैरेलल ट्रांसमिशन है वो किया जाता है स्पर गियर के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं? तो सारे बेड आपको निमी की पीडीएफ में दिए गए, बता सकते हैं आप 2, 3, 5, 5। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। 3 प्रकार के बेड है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रू पिच गेज का उपयोग है। क्या उपयोग है भाई स्क्रू पिच गेज का? आपको बताना है कि क्या करता है वो। चेक लीड ऑफ द थ्रेड, यानी कि थ्रेड है थ्रेड की लीड जांच करता है क्या? थ्रेड की पिच की जांच करता है, थ्रेड का माइनर डायमीटर जांचता है, थ्रेड का मेजर डायमीटर जांचता है? बताओ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रेड की पिच है वो जांच करता है। स्क्रू पिच गेज जिसके नाम में पिच है, ये देख करके आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस यंत्र का नाम क्या है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, वर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या 3 वायर माइक्रोमीटर। वैसे ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर या उसी से 3 वायर टाइप से हम जांच कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में यही है, तो यहाँ पे 3 वायर माइक्रोमीटर इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र खराद में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो मैंने कल ही बताया था एक वीडियो में कि इस वाले पूरे साइड को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, एप्रन, सैडल, क्रॉस स्लाइड। ये ग्रोस नहीं है, क्रॉस स्लाइड आएगा भाई, ठीक है। तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? एप्रन कहते हैं। इस पूरे हिस्से को क्या कहते हैं? कैरिज कहते हैं। ये जो हिस्सा है इधर से इधर, ये क्रॉस स्लाइड है, ये हमारी कंपाउंड स्लाइड है, ये हमारा टूल पोस्ट है, ये हमारा लीड स्क्रू है, ये हमारी फीड शाफ्ट है, ये हमारा बेड है, ठीक है। ये सारे लेथ मशीन के भाग आपको दिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 200, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये आपको एक्स से चिन्हित भाग कर रखा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्लच, फीड सिलेक्टर, लेथ स्पिंडल। तो देखिए ये तो आपका लेथ स्पिंडल है भाई, तो ये जो क्या बच गया, ये फीड सिलेक्टर है हमारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 201 का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग के विनिर्देशन का नाम क्या है? ये आपके सामने ये एक्स के रूप में चिन्हित कर रखा है एक भाग। ये देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी बता रखी है, ये क्या है ये आपको बताना है। तो बेड की लेंथ है क्या, सेंटर हाइट है क्या, स्विंग डायमीटर है क्या? तो देखिए ये यहाँ से लेकर के इसके सेंटर की हाइट दी गई है, ये इसका लेंथ का सेंटर है, सेंटर के बीच की दूरी है। तो यहाँ से ये इसकी हाइट हो गई, तो सेंटर हाइट इसको कहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का क्या उपयोग है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ये रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, यानी कि स्पिंडल स्पीड को कम करता है, स्पिंडल स्पीड को बढ़ाता है, क्विक चेंज स्पिंडल स्पीड को क्विकली चेंज कर सकता है। चौथा ऑप्शन तो यही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये स्पिंडल स्पीड को कम करता है बैक गियर यूनिट, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सभी नोट कर लें भाई। अगला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम बताइए आपको दिया रहा है। तो देखिए सभी के ऊपर अलग अलग प्रकार की पिच लिख रखी है, चूड़ियाँ बनी हुई है, आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन है, रिंग गेज, स्क्रू पिच गेज, फिलर गेज। यहाँ पे करेक्ट आंसर स्क्रू पिच गेज हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की पिच ये चेक कर सकता है, ठीक है। अगला है, पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपको काफ़ी सारे पिच ऑप्शन में दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। अगर आपने टेबल देखी होगी निमी बुक के अंदर तो इजीली बता पाएंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी या डी दोनों ही हो जाएगा। 0.25 से 3.5 mm तक की जो सीमा है वो दी गई है आपकी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक स्क्रू थ्रेड बीमा की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये मीट्रिक सीमा आपको दी गई है, M1 से लेकर के M6, M1 से M12, M1 से M30। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी या डी दोनों ही हो जाएंगे। M1 to M30 ये इसकी सीमा यहाँ पे तय की गई है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 206, विच चार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस। व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। भाई ऑपरेटर की प्रैक्टिस किस में रिकॉर्ड करते हैं, आपने चार्ट पढ़े हो तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टेस्टिंग चार्ट, लेवलिंग चार्ट, जियोमेट्रिक चार्ट और परफॉर्मेंस चार्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। परफॉर्मेंस चार्ट में ही आप ऑपरेटर का जो व्यवहार है उसको, उसकी स्किल है उसको भरते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बियरिंग का भार इसके एक्स के समानांतर होता है। विच बेयरिंग विद स्टैंड लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल में किस बेयरिंग में लोड लगता है भाई डायरेक्ट।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निडल बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, प्लेन बेयरिंग या स्प्लिट बेयरिंग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो गलत भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, थ्रस्ट बेयरिंग में ही ऐसा होता है, उसका भार है वो उसके एक्सिस के पैरेलल में रहता है। अगला क्वेश्चन है विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में से इसमें क्या है रिलेट करता है वो आपको बताना है, कौन सा संबंधित है। ए ऑप्शन है सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स टू कस्टमर, ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई करना। अनशेड्यूल मेंटेनेंस, अनिर्धारित रखरखाव। प्रोड्यूस गुड्स विदाउट इंक्रीजिंग प्रोड्यूस क्वालिटी। और लास्ट ऑप्शन है रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। ये आपको बताना है। चारों के चारों ऑप्शन अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो आप इजीली बता पाएंगे भाई। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पाद की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन करता रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 209, व्हाट इज द हाई लेवल फॉर्मूला फॉर द लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE। लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE का स्तरीय सूत्र क्या आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी इंटू क्वांटिटी इंटू क्वालिटी, यानी कि उपलब्धता, मात्रा और गुणवत्ता। दूसरा ऑप्शन है उपलब्धता, उत्पादकता और गुणवत्ता। तीसरा ऑप्शन है उत्पाद आउटपुट, गुणवत्ता, उपलब्धता। और चौथा ऑप्शन है उत्पाद आउटपुट, मात्रा और गुणवत्ता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी है, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी। ये तीनों चीज़ें हैं वो OEE के सूत्र में ली जाती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है असेंबली तकनीक की विधि को पहचाने। भाई ये डायग्राम सारे के सारे आपकी नीमी PDF के अंदर दिए गए हैं, आपको देखने पड़ेंगे। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, डाउलिंग, पिनिंग और स्टैकिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। डाउलिंग का डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 211 का, कि बोल्ट के प्रकार की पहचान करिए। तो आपके सामने बोल्ट दिया गया है, देखिए इसमें ऑप्शन है 4 क्लियरेंस होल के साथ में बोल्ट, बॉडी फिट होल्ट है, या एनी फटिक बोल्ट या टी बोल्ट। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे आपको क्लियरेंस दिखाई दे रहा है, दोनों साइड में जगह छोड़ी गई है। ये क्या, इसके डायमीटर से इसका डायमीटर कम है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बोल्ट विद द क्लियरेंस होल। क्लियरेंस होल के साथ में बोल्ट है वो लगाया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग का नाम बताइए। नेम ऑफ द पार्ट शोन इन असेंबली टेक्निक। टेपर पिन, स्प्लिट पिन, कोटर पिन या स्प्रिंग। देखिए अगर आपने सारी पिन देख रखी होंगी तो इजीली बता पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी, कोटर पिन यहाँ पे लगाई गई है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, 213 का, असेंबली तकनीक में डोवल का क्या उपयोग है आपको बताना है। तो ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक भागों की सटीक स्थिति, एक साथ घटकों को सुरक्षित करना, ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करना, या फिट की दक्षता को बढ़ाना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 या 2 अधिक भागों को स्टिक स्थिति में जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंशन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ मशीन। कि किस रखरखाव रिकॉर्ड मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है। ऑप्शन ए है इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, इक्विपमेंट रिकॉर्ड, प्रोडक्ट मैनुअल या सर्विसिंग मैनुअल। आपको बताना है सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इक्विपमेंट रिकॉर्ड के अंदर ही कमीशनिंग ऑफ मशीन आपको दिखाई देगी। भाई मशीनों का रिकॉर्ड है, किस डेट में इंस्टॉल्ड हुई थी वो आपको बताएगा इक्विपमेंट रिकॉर्ड के अंदर ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिस। बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम बताइए। कि कौन सी गतिविधि अपनाने से जो बुनियादी रखरखाव है, मशीनों की टूट फूट है, उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से हमारी जो बुनियादी रखरखाव है वो बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग पिंस। स्प्रिंग पिंस का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए है इजी असेंबली एंड डिसेंबली ऑफ पार्ट्स, लोकेट असेंबलीज विद वाइड टॉलरेंस इन कोरेस्पॉन्डिंग होल्स, रिटेन द पार्ट्स इन असेंबली, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ पार्ट्स। तो चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा, लोकेट असेंबलीज विद वाइड टॉलरेंस इन द कोरेस्पॉन्डिंग होल्स। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, 217 का, विच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द वर्क पीस। असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्क पीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है आपको बताना है असेंबली के बीच में। तो ए ऑप्शन है एंटी फटिक बोल्ट, बी ऑप्शन है टी बोल्ट। 4 ऑप्शन देख लेते हैं अपन यहाँ पे।
सी ऑप्शन है बॉडी फिट बोल्ट और डी ऑप्शन है सेल्फ लॉकिंग बोल्ट। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ रखे होंगे सारे बोल्ट तो आराम से बता देंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो बॉडी फिट बोल्ट है वो ही रोक पाता है। अगला क्वेश्चन है विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड। रिवेटिंग मेथड के समान कौन सी। देखिए हमारी जो निमी की पीडीएफ है उसी के अंदर से एक एक लाइन को उठा करके यहाँ पे छोटी छोटी लाइनों को जो दिखाई नहीं देती उनसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये साफ साफ ये लाइन हमारी निमी की पीडीएफ में लिखी गई है प्रत्येक क्वेश्चन की, आपको कुछ भी वहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। अगर आप उस पीडीएफ को बड़ी बारीकी से अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डाउलिंग, पिनिंग, पिनिंग और स्टॉकिंग। तो यहाँ पे ये वाली जो पिनिंग है, ये जो टेक्निक है वो रिवेटिंग के ही समान होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बेरिंग एंड जर्नल इन दी एल्यूमिनियम अलॉय बेरिंग। एल्यूमिनियम मिश्र बेरिंग में बेरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है। तो ये ऑप्शन है टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपांसन, उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए, लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, गुणांक विस्तार पर काबू पाने के लिए, स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के लिए, स्नेहक पर काबू पाने के लिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए ही क्लियरेंस है वो दिया गया है। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ थी। कल हम इससे आगे क्वेश्चन है जो थर्ड सेमेस्टर की पीडीएफ है उनको सोल्व करेंगे। तो जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो कर ले भाई, क्योंकि काफ़ी आपका जो एग्ज़ाम का समय है वो नज़दीक आ गया है और इन चीज़ों में गलती करने की कोई संभावना नहीं है। इस बार नेगेटिव मार्किंग वैसे है, एक क्वेश्चन गलत करोगे वो तो गलत होगा ही, साथ में 1/3 अपना साथी को और लेकर के जाएगा तो काफ़ी नुकसान आपका हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से प्रत्येक आंसर को टिक करें, ऐसे ही पीडीएफ को ना पढ़ें, अपने हिसाब से पहले गहन जांच कर लें निमी की बुक के साथ में, तभी किसी आंसर को सही माने आप। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं और कमेंट सेक्शन में बता करके जरूर जाएं भाई आपके कितने आंसर यहाँ पे सही हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।